बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। कुछ बात करेंगे शहर की तमाम तर सूरत हाल की, जिसमें अपोजिशन की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। और कल तक की सूरत हाल के मुताबिक हमने देखा कि जाती उम्रा में कंटेनर्स भी लगा दिए गए, रास्ते भी बंद किए जा रहे थे। और अब बाकायदा तौर पर परमिशन जब मिल गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपोजिशन को गुजरांवाला में जलसा करने की, तो इसके बाद शहर में अब सूरत हाल क्या है, क्या प्लानिंग होगी अपोजिशन की, और इसके साथ साथ हुकूमती प्लानिंग क्या है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। शहर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक बहुत अलार्मिंग चीज़ जो कि हम कल ही से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, केसेस कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल्स खुले हैं, स्कूल्स में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ओवरऑल इंतजाम बेहतर हैं, लेकिन मार्केटों में इंतजाम किसने बेहतर बनाने हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात कराएंगे एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म से, जो कि अपनी मिसाल आप हैं, वो किस तरह से, ये आज के शो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जी, तो सियासी लिहाज से मौसम में तो खासी गर्मा गर्मी है। अभी मौसम कैसा है तो ये हम जानेंगे। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद बताइए। लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत में मामूली कमी होने की वजह से जो है वो स्मॉग बढ़ने के खदशात भी जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 238 जो है वो मॉनिटर किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दर्जा हरारत में कमी होने के साथ साथ और ट्रैफिक का बहाव बढ़ने के साथ साथ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि जो अहले इलाका हैं वो अपने घरों का जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको आग लगाने की बजाय जो है उसको तलफ कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ग्रेजुअली जो है वो दर्जा हरारत में मामूली कमी देखने में आ रही है और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 31% तक जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से भी जो है हबस की शिद्दत जो है वो कम हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जुम्मे के रोज़ भी जो है वो लाहौर शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। ठीक है जी, जुमे के रोज़ भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहेगा। जुनेद, थैंक यू सो मच, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई है। जी, मौसम की सूरत हाल तो जुनेद ने हमें बता दी। जी, तो सरकारी स्कूलों की टाइमिंग्स तो चेंज हो गई हैं, अहम खबर आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं, जिसमें लीड स्टोरी हमारे पास आज डेली सिटी 42 की है। मरियम नवाज के जलसों का शहर में दाखिला बंद, जाती उम्रा के रास्ते कंटेनर लगाकर सील और छापे। कोरोना के बाद फिर तेज, शहर में 5 अमवात और 71 नए केस। सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सस्ती चीनी और आटा गायब, यूटिलिटी स्टोर के रैक खाली, डिप्टी कमिश्नर के छापे। खातीन तहफ्फुज के लिए मोबाइल ऐप तैयार, एक क्लिक पर पुलिस रेस्क्यू हाजिर। जी, तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सोमरू जी? साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी अपोजिशन की तैयारियों के हवाले से। अपोजिशन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। कल हमने देखा जाती उम्रा के रास्ते कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिए गए और इवन हमने दिखाया ड्राइवर्स ये कह रहे थे कि उनसे उनकी चाबियां छीन ली गई हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासत में जब भी अपोजिशन किसी तहरीक का ऐलान करती है तो उस तहरीक को रोकने के लिए हिज़्ब इक़्तिदार वाले या हुक्मरान तबकात जो हैं वो बाकायदा तौर पर दबाव डालते हैं। अच्छा, और दबाव डालने के ये दबाव तो डाला जा रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी दी जा रही है कोई रुकावटें नहीं जो है वो खड़ी की जाएंगी और कानून की खिलाफ वर्जी अगर की गई तो फिर एक्शन। देखिए, इसके दो पहलू होते हैं।
एक तो पहली बात यह है कि ये जो एहतजाजी रैली है या जलसा है गुजरांवाला का, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का जलसा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, ये एक तहरीक है जिसके अंदर अपोजिशन की जमातों ने अलायंस किया है और उसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम देके उसके तहत हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज जो है वो गुजरांवाला से किया जा रहा है। अब हुकूमत का हदफ यह है कि इस एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम ना बनने पाए। मोमेंटम कैसे बनता है कि आप के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो मोबिलाइज होते हैं और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर बराह रास्त फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस शिरकत को जितना आप कम करते हैं उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उतना ही जो है ना वो बेहतर होता है हुक्मरान के लिए या हुकूमत के लिए। अब ये सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि क्योंकि लाहौर शहर से जुलूस जाने जो मर्जी कर लें, लाहौरियों ने यहाँ से निकलकर गुजरांवाला जाना है। जो डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नून के साथ जो कई सालों के से एफिलिएटेड हैं, उन्होंने यकीनन जाना है, तो उनको तो आप रोक नहीं सकते। अब वो हदफ ये बना रहे हैं कि जो लाहौर से लोग निकलें उनकी तादाद ही इस कदर कम हो कि जब मीडिया उस पर रिपोर्टिंग कर रहा हो तो वो मोराल डाउन हो जाए। यानी कि जब तक जलसा शुरू होना है गुजरांवाला तक, उस वक्त तक मोमेंटम बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्मरान जितनी मर्जी कोशिश कर वो ले, तस्वीर खींचने के साथ साथ ना एक लोगों की साइकी की तस्वीर भी साथ साथ ये होता है, होना ही नहीं ऐसे होता है। देखिए ये हुकूमत जो प्लान करती है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस पेश नजर है कि उस जलसे की गैदरिंग की बुनियाद पर जो अपोजिशन प्रोपेगेंडा करेगी उस प्रोपेगेंडा से बचने के लिए बेहतरीन है कि आप कंटेनर्स लगाएं, आप लोगों को रोकें, आप लीडरशिप को तंग करें, आप जो उस जलसे की क़यादत कर सकते हैं, जो की वर्कर्स हो सकते हैं या लोकल लेवल की लीडरशिप है उसको रोकें। यानी कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल तक जो है आपने उनके नामों की फहरिस्त बना ली है। क्योंकि सुमरू साहब ये चीज आपने मेंशन की, अब ये जैसे कि आपने बताया लिस्टें बना ली गई हैं, कारकुनों की पकड़ धकड़ हो रही है। अगर जितने भी हमारे नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं अगर उनकी पकड़ धकड़ होती है, एक तरफ कहा जा रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी, फिर इस चीज को वाजे क्यों नहीं किया जा रहा कि किस किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर कारकुनों या फिर जितने भी इनके वर्कर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये चीज तो वाजे नहीं की गई है ना। हुकूमत खुद कानून की पासदारी कर रही है, हुकूमत खुद आइन की पासदारी कर रही है। हुकूमत क्या खुद उन ज़ाब्तों की पासदारी कर रही है जो हुकूमत का या रियासत का और शहरियों के दरमियान बाकायदा तौर पर मुआहिदा हुआ है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हुकूमत खुद जब पासदारी नहीं कर रही तो वो ये कैसे तवक्को कर सकती है कि उसके मुखालफिन उस ज़ाब्ते उन कवानीन की पासदारी करें। तो ये तो एब्सोल्यूट क्वेश्चन है। ये इस वक्त ऐसे माहौल के अंदर हुकूमत अगर ये सोच रही है कि वो इस तरह के बयान प्राइम मिनिस्टर से लेकर वुज़रा, मुशीर, तर्जमान जब ऐसे बयानात जारी करेंगे तो उससे मुखालफिन पर दबाव पैदा होगा, तो ये इनकी हमाकत है। इसका बल्कि अपोजिशन की तहरीक को कुव्वत देने के लिए हुकूमत ने गैर महसूसाना अंदाज में मुआवनत की है, कोऑपरेशन की है। हुकूमत ने इस रैली को, इस जलसे को जो है वो खुद इतना बढ़ा दिया है कि वो अपोजिशन जो नहीं कर पा रही थी वो हुकूमत ने कर दिया। रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने कल की खबर ये है कि ये प्लान बनाया गया है कि मरियम नवाज को जीटी रोड से नहीं जाने देना। अगर मरियम नवाज लाहौर से निकलकर जीटी रोड से जाएगी तो उन्होंने हर 5 किलोमीटर उनका पहला पड़ाव तो होना है शादरा, ऐसे ही ठीक है, वहां पर वो घंटा आधा घंटा जलसा करेंगी, वहां पर तकरीरें होंगी, वहां से रैली आगे निकलेगी, फिर आप देख ले गुजरांवाला तक वो कितने स्टॉप करके वहां पहुंचेगी और आपकी पॉलिटिकल फोर्स वहां बनती चली जाएगी। तो हुकूमत अब ये प्लान कर रही है कि नहीं, जीटी रोड से नहीं जाने देना, मोटरवे से जाएं, मोटरवे से हम जाने देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं हुकूमत नहीं कर पाएगी ऐसा। हुकूमत जितना मर्जी कोशिश कर ले वही होना है जो अपोजिशन ने तय किया है, जो पीडीएम ने तय किया, और उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव डालेगी। मिसालें हमारे सामने है ना कि आपने लड़ाई झगड़े के वाकयात देखे, देखिए नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो हुकूमत खुद जो है वो अपोजिशन की तहरीक को चिंगारी लगाएगी। हुकूमत अगर ऐसी हमाकत करेगी तो जो काम 2 सालों में होना है वो 6 महीने में हो जाएगा। तो इसलिए हुकूमत जो है वो समझदारी और समझदारी का सबूत देना चाहती है। तो अपोजिशन जो करना चाह रही है उनको करने दें, उनको फैसिलिटेट करें। आप करें, जलसे की परमिशन अभी तक आपने नहीं दी ना। देखें
आप जो गुजरांवाले में जलसे की परमिशन हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। अब अच्छा, मैंने शाम के बाद, क्योंकि मुझे आज सुबह की ये अपडेट अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आप जो है वो उनको पॉलिटिकल वर्कर्स को लाहौर से रोकने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और जाती उम्रा पर आपने कंटेनर्स कर दिया। अब ऐसे कंटेनर्स भी वहां मौजूद है जिनके अंदर मेडिसिन है, ऐसे कंटेनर्स भी मौजूद है जिनके अंदर अनाज से मुतल्लिक चीजें हैं, जिनके अंदर खुराक है, या आपकी कोई भी इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उन कंटेनर्स के अंदर रखी हुई हैं। आपने उनको रोके हुआ है। आप जब तक यहां से वो क्लियरेंस नहीं मिलेगी आप कंटेनर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो ये कानून है, ये कानूनी वो है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, बल्कि माजी में अपोजिशन की, जो अब अपोजिशन में है, वो जब इक्तदार में होते थे ये भी ऐसे ही करते थे। तो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है। इसका ना तो डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक है, इसका ना तो आमरीत के साथ कोई ताल्लुक है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ यहाँ की लोकल पॉलिटिकल मेंटेलिटी के साथ है कि आप किस तरह से लोगों को तंग करके उस पॉलिटिकल फोर्स को बनने से रोक सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सुमरू साहब, ये सब चीजें अपनी जगह। अब ये जलसे जुलूस जो प्लान किए जा रहे हैं, हुकूमत की जो प्लानिंग की जा रही है, इसमें बहुत सीरियस मसाइल हम भूलते चले जा रहे हैं। महंगाई, फिर आप कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब की जद में ये चीजें आ रही हैं, हमें ये नहीं भूलना। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच उमर, आपके वक्त के लिए। बताइएगा, अब जब जलसे की इजाजत दे दी गई है ऑपोजिशन को गुजरांवाला में, तो कल तक की सिचुएशन ये थी कि जाती उमरा को कंटेनर लगाकर बंद भी किया गया था। ड्राइवर्स कह रहे थे उनसे उनके कंटेनर्स की चाबियां ले ली गई हैं। अभी अपडेट्स क्या हैं? इसी तरह से क्या कंटेनर्स लगा के जाती उमरा के रास्ते बंद है? उमर की लाइन ड्रॉप हो गई। उमर से हम एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुमरू साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है। एक तरफ कोरोना का खतरा है, आप जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई इस कदर है कि हम अपनी बेसिक इश्यूज से हटते चले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ अब ऑपोजिशन के जलसों को दिखाएंगे, हुकूमत की प्लानिंग को दिखाएंगे, हर तरफ इस पर डिस्कशन हो रही है ना। इस टाइम जो मामला है ना, हुकूमत ट्रैप हो गई है। हुकूमत सिर्फ एक पॉइंट पर ट्रैप हो गई है, महंगाई। बिल्कुल। अपोजिशन ने बिल्कुल राइट टाइम चूज किया है, कैच कर लिया। अपोजिशन ने, देखे ना, यही होता है ना कि आपने किस टाइम हिट मार दी। अपोजिशन ने बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर हुकूमत का गिरबान पकड़ने की कोशिश की है, और हुकूमत घबरा गई है। और हुकूमत घबरा गई है, इसके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? आपके तर्जमान सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आपके वुज़रा सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, आपने वजीरों को, मुशीरों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि मैक्सिमम टेलीविजन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके वहां अपना एजेंडा फ्लोट करें, वहां प्रोपेगेंडा करें, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो मजबूत हो। तो ये इंडिकेटर्स हैं उसके। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल भी परसों भी वहां पर सर जोड़ के बैठे थे कि जनाब, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब हम क्या करें, अब इसको कैसे कंट्रोल करें। जब शुरू हो, देखिए ये एकदम नहीं हुई महंगाई, बिल्कुल ऐसे ही है। मीडिया जो है वो मुसलसल बार बार रिपोर्ट कर रहा था कि एशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो आपको हर रोज अपडेट ये दे रहे थे कि 2 रुपए अंडे की कीमत में इजाफा हो रहा है। किसी ने उस पर नोटिस नहीं लिया, किसी ने उसको रोका नहीं है। अब हुकूमत जिस नहज पर महंगाई पहुंच गई है ना, हुकूमत तो बहुत बड़ा कोई स्टिंग ऑपरेशन करेगी तो इस महंगाई को आप नीचे ला सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, मुमकिन ही नहीं है हुकूमत से ये महंगाई कंट्रोल होना, क्योंकि हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। अगर होती तो वो इसको पहले ही रोक। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम उमर से भी राब्ता करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जाती उम्रा में क्या सिचुएशन है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आपने देखा कोरोना का खतरा जो है बढ़ता चला जा रहा है, और गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि कोरोना के केसेस सामने आए, 5 अमवात भी हुई। शहर में 5 अमवात और 71 नए केसेस सामने आए हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन उस्मान साहब आपके वक्त के लिए। कोरोना एक बार फिर से हम देख रहे हैं सर उठाने लगा है, इस पर दोबारा से जरूरत है बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होने की, क्योंकि अब हम उस तरह के हालात के मुतहम्मिल नहीं हैं जो हम पहले फेज में देख चुके हैं। क्या प्लानिंग की जा रही है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो कोरोना के हवाले से फीलिंग है वो यही है कि ये जो लॉकडाउन्स हैं ये इवेंचुअली सस्टेनेबल नहीं है और ये सोसाइटी को पीछे ले जाते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स पे अमल दरामद करके और SOPs पे अमल दरामद करके ही जो है वो कोरोना के ख़िलाफ़ जो एक्टिविटी
उस्मान साहब, हमारे पास हल एक सिर्फ यही है कि हम एसओपीज पर अमल दरामद करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी, क्योंकि हम खुद मार्केट्स का विजिट करते हैं, कहीं पर आपको एसओपीज पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। अब इस पे अमल दरामद किसने करवाना है? जी बिल्कुल, ये हमारी जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अंडर दी ऑर्डिनेंस जो हमारा नया लॉ आया है, तो उसके मुताबिक तमाम जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया के लोग हैं, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि ये हुकूमती मशीनरी अलोन ये काम नहीं कर सकती, बिकॉज़ यहाँ पर कंप्लायंस हमें हर इंडिविजुअल से चाहिए। अगर हर शहरी ये ठान ले कि उसने मास्क नहीं पहनना, तो आप हर शहरी के लिए एक पुलिस वाला तो नहीं खड़ा कर सकते। बहरहाल ये एक हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हमने देखना है कि अगर हम इस बीमारी के फैलाव में हुकूमत की मदद करना चाहते हैं, बेसिकली हम अपनी मदद कर रहे हैं। हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि ये बीमारी इवेंचुअली हमें सबसे पहले इफेक्ट करेगी अगर हम अपनी प्रेमिसेस के अंदर एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को रियलाइज़ करें। अदरवाइज़ अगर ये पॉजिटिविटी बढ़ती रही तो इवेंचुअली फिर हुकूमत को वही करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, या वो सख्त मेजर्स लेने पड़ेंगे जो पहले हमने मार्च अप्रैल में लिए। और गो के वो इतने पॉपुलर डिसीजंस नहीं हैं, लेकिन हमें लोगों का ताउन इस स्टेज पे चाहिए कि वो एसओपीज पे कंप्लायंस करें। उस्मान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोगों का ताउन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के ताउन के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ये 71 केसेस हैं और अगर इस तरह से तादाद हुई तो बहुत ज़्यादा मुझे तो खौफ है कि अगर हम अब कल की तादाद देखें तो वो इससे डबल ना हो जाए। अब हम लोगों के ताउन की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं उनके रवैये इतने अच्छे नहीं है। उनको फोर्सली इस चीज पे जो है हमने पहले भी देखा कि इम्प्लीमेंट करवाया गया, अब फिर जरूरत उसी चीज की है। तो आपको नहीं लगता कि हम इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे जो 2 शहर हैं खास तौर पे जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी देखने में आई है, वो रावलपिंडी और लाहौर है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे जो इंडिविजुअल वायलेशंस हैं उन पे करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइसोलेशन में या इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ एक्शंस ले रही है। आपको सारी की सारी मार्केट्स बंद होती हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ऐसी शॉप्स ज़रूर बंद होती हुई नज़र आएंगी जहाँ पर वायलेशन हो रही है। आपको तमाम शादी हॉल्स बंद होते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे शादी हॉल्स ज़रूर बंद होते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर वायलेशन हो रही हैं। अभी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लेने शुरू कर दिए हैं इंतजामिया ने, और सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में लेने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हमें इस बात की रियलाइजेशन है कि शुरू में हमें इंडिविजुअल लोगों के लिए के खिलाफ करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और फिर अगर सूरत हाल ठीक ना हुई या उससे फ़ायदा ना हुआ तो फिर इवेंचुअली जो एरिया लॉकडाउन है उनकी तरफ भी जाया जा सकता है। ठीक है उस्मान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कुछ टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है? हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जी अंडर यूटिलाइज्ड है। देखिए, टेस्ट असल में हम उन लोगों का करते हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं, या हमने वक्तन फ़वक्तन अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को स्ट्रेच किया है रैंडम सैम्पलिंग करके भी। जिस तरह आजकल हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इससे पहले हमने मुहर्रम की मजालिस की रैंडम सैम्पलिंग की, उससे पहले हमने जो मंडियाँ लगी हुई थी, बकर मंडियाँ, हमने उनकी रैंडम सैम्पलिंग की, फिर हमने गाँवों की सैम्पलिंग की, फिर जब टूरिज़्म के लिए टूरिज्म साइट्स खोली गई तो फिर हमने वहाँ पे सेंटिनल पॉइंट्स बना के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टेस्टिंग की। तो हम अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर एक रैंडम सैम्पलिंग करके अपनी टेस्टिंग को स्ट्रेच करते रहे, लेकिन साथ साथ हम सिम्टोमेटिक लोगों की बहरहाल टेस्टिंग करते हैं। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 20,000 से ज़ायद की है, लेकिन इस वक्त हम 11-12 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स दी नंबर ऑफ पीपल विच इज़ काइंड ऑफ कमिंग टू आवर रेडार्स। हम ज़रूरत पड़ी तो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है और ये ज़रूरत के हिसाब से जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सही। उस्मान साहब, आपका मैसेज क्या होगा? हमारा निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं बहाल हो चुका है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट सब ओपन है। अब कोरोना का ख़तरा भी हमारे सर पर मंडलाने लगा है, सभी को एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई आपका स्पेशल मैसेज हो? जी, मैं बिल्कुल 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि पिछले 1-1.5 माह से हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ी है और हमारे जो एडमिशन्स हैं वो भी बढ़े हैं, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि हम गालिबन अगर कोई सेकेंड वेव आनी है तो वो हमारे पास अब वो सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सबको इस बात की रियलाइजेशन की ज़रूरत है, खा किसी को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, सबको इस बात की रियलाइजेशन होने की ज़रूरत है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती
हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो SOPs के साथ गुजारनी है। बिल्कुल। और SOPs से मुराद है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, 6 फुट का कम से कम फासला ज़रूर रखना है, और अगर किसी पुरजूम जगह पर जाना है तो बिल्कुल मास्क के बगैर नहीं जाना। ये बात हमने हर शख्स को समझानी भी है, अपने आसपास के लोगों को। अगर आपसे कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है तो बराए मेहरबानी हाथ ऐसे करके उसे कहिए कि मैं हाथ नहीं मिला रहा, बिकॉज मैं सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल कर रहा हूँ। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि देखिए मार्च से पहले शायद ये हाथ ना मिलाना एक बुरी बात समझी जाती होगी, लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर ये कल्चर डेवलप हो गया है कि कोरोना की वजह से अब लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, लोग गले नहीं मिलते। हमें देखने को ये मिल रहा है कि आजकल लोग फिर दोबारा कंप्लेसेंट हो गए हैं, दोबारा हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, या कम से कम हाथ ऑफर करना शुरू हो गए हैं, गले मिलना शुरू हो गए। ये अच्छा साइन नहीं है, इसकी वजह से बीमारी दोबारा फैलेगी। आज आप देख लें, हमारे इर्द गिर्द में दोबारा से हमें लोग पॉजिटिव नज़र आने शुरू हो गए हैं। जो सूरत हाल अप्रैल में हमने देखी थी, वो सूरत हाल दोबारा हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। लोगों के हमें ताउन की ज़रूरत है, लोगों के ताउन के बगैर हुकूमती मशीनरी अकेले ये काम नहीं कर सकती। लोगों के ताउन से मेरी मुराद है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, ये सोच के निकलें कि आपने इंतज़ाम किया हुआ है कि आप अपने आप को भी महफूज रखेंगे दूसरों से, और दूसरों को भी अपने आप से महफूज रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपका है, और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका ताउन दरकार है। हुकूमती मशीनरी जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जब तक सब लोग, सब इंडिविजुअल, मैं आप मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, हम कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। आपका ताउन इसके लिए दरकार है। एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने तमाम तर अपना तजज़िया भी बताया, क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी बताया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी तो नाज़रीन, अगली खबर की तरफ मुझे जाना है, और अगली खबर हमने पहली खबर में भी डिस्कस की कि क्योंकि अब सियासी गर्मा गर्मी है, हर तरफ आपको सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हम कैसे भूल सकते हैं कि महंगाई की वजह से अवाम का पारा हाई है। चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, अवाम का पारा तो खुद ब खुद हाई होगा। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी अहम है। एक तो अच्छा, ये है मैंने कि इतनी जबरदस्त तमहीद बांधी है अवाम का पारा हाई होगा, और सुमरू साहब बड़े धीमे अंदाज में कह रहे हैं देखें ये जाने दे, परेशानी की बात है। आप कितने पुरसकून, देखें हम कोई पुरसकून नहीं है, कोई हमें 1 महीने में 2 तनख्वाहें मिलती हैं। बात ये है, बात बड़ी सादा सी है कि ये महंगाई का मसला इस वक्त चाहे पाकिस्तान की मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास या इंतहाई गरीब क्लास, ये इस वक्त उनका मसला है। बिल्कुल। हुक्मरान तबकात या हुक्मरानों का ये मसला है ही नहीं। बिल्कुल। अब हुक्मरानों का मसला इसलिए बन गया है कि उनके इक़्तिदार को खतरा लाहक हो सकता है इस महंगाई के इशू की वजह से। तो इसमें एक पहली बात तो यह है कि अब जो कार्रवाई की गई है, जो महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाई की गई है फ्लोर मिल्स के खिलाफ, कोई 950 के करीब पंजाब के अंदर फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और 3.5 करोड़ रुपए के करीब उनको जुर्माने किए गए हैं। वहाँ पर जो SOPs हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो हुकूमत की हिदायत हैं, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। और इसी के साथ 10,000 मैट्रिक टन के करीब जो उनको कोटा दिया जा रहा था इन 950 मिलों को, उसको भी मनसूख किया गया है और उस कोटे के ऊपर कट लगाया गया है। अब इसी तरह शहर की सतह पर जो है वो कमिश्नर की जानिब से जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको वाज़े तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि कम से कम जो हुकूमत की जारी करदा हिदायत हैं उन SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, और अगर उन सरकारी रेट्स पर अमल दरामद ना हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, तो असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये असिस्टेंट कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपने एरिया के अंदर जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए और कार्रवाई करें। इसी तरह जो चीनी माफिया है, आपके यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर से तो चीनी और आटा दोनों गायब हैं, वहाँ पर चीनी और आटे के रैक्स खाली हैं, और अगर किसी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अगर ये दोनों चीज़ें मुयस्सर हैं तो वहाँ पर आपको शहरियों की लंबी कतारें नज़र आती हैं। अब हुकूमत जो है दोनों महाजों पर नाकाम हो रही है। एक, ओपन मार्केट को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है और नाकाम हो चुकी है, और दूसरा हुकूमत के अपने मातहत जो इदारा है, जैसे हमें ओपन मार्केट से बीपर दिया और वहां के हालात बताए हैं, आपके ओपन मार्केट के ये हालात होंगे तो स्टोर्स पे DC साहब छापे मारे, मुझे बता दें उनका क्या फायदा होगा? हुकूमत के अपने मातहत इदारे, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था
कि यूटिलिटी स्टोर्स जहां पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल और इख्तियार होता है, अगर हुकूमत का अपने मातहत इदारे के ऊपर इख्तियार और कंट्रोल नहीं है तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि हुकूमत किस हद तक बेबस है। हुकूमत सिर्फ ये बयान तो जारी कर देती है कि हम माफिया जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपने माफिया को खुला छोड़ा है तो इस वक्त यहां तक सूरत हाल पहुंच गई है। अब तो जबान ज़द-ए-आम है कि बस ये दुआ करें वजीर आजम पाकिस्तान किसी चीज की कीमत का कंट्रोल जो है ना वो नोटिस मत लें। वो नोटिस लिया ना तो पहले जो चीज मिल रही है, तो ये क्यों हो रहा है? ये आपकी उन पॉलिसियों की वजह से हो रही है जो गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान आपने अडॉप्ट की, और उसका आज नतीजा ये है कि आम शहरी के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, बेरोजगारी ने जो है वो घरों के अंदर फाके डाल दिए हैं। हुकूमत जो है महज ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रही है, या फिर अभी जो कर शुरू हो रही है और गैर कानूनी इक़दाम उठाकर। इंशाल्लाह आगे चल के हम डीसी साहब को इनवाइट करते हैं, नया उन्होंने ओहदा संभाला है और हम चाहेंगे कि जरूर हमारे साथ वो हमारे सेट पे मौजूद हों। और ये जो अभी हम छापे देख रहे हैं, हिकमत अमली देख रहे हैं, ये हालात को कंट्रोल करने के लिए ये कब तक चलेगी? क्योंकि शहर लाहौर में हमें तो कभी नजर नहीं आया कि आप महंगाई को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके, आप तजावुजात का खात्मा मुमकिन बना सकें, आप रॉन्ग पार्किंग के ये एक बिहेवियर को खत्म कर सके। ये वो चीजें हैं जिन पे टाइम टू टाइम कार्रवाइयां तो होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम माफिया कह देते हैं और घुटने टेक देते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है, खातीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल ऐप तैयार की गई है, एक क्लिक पर पुलिस रेस्क्यू हाजिर। ज़बरदस्त इकदाम ये उठाया गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होगा कि एक क्लिक पर पुलिस और रेस्क्यू हाजिर भी हो जाएगी? जादू हो जाएगा ये तो। जी समरू साहब, बात यह है कि अगर पुलिस 15 पर नहीं आती तो एक क्लिक पर कैसे आएगी? पहली बात यह है। यानी आपने दूसरी बात, मायूस नहीं मैं मायूस नहीं कर रहा, मैं आपको वजह बता रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ पुलिस की मेंटालिटी है, ये वही मेंटालिटी है जिस मेंटालिटी का आप पहली खबर से जिक्र कर रहे थे कि वो घरों में छापे मार रही है, चाहे उनको जिसकी मर्जी इंस्ट्रक्शन है जो भी है, वो पुलिस की एक मेंटालिटी है। उस मेंटालिटी को जब तक आप नहीं तब्दील करेंगे, जिसको इमरान खान साहब थाना कल्चर कहा करते थे और वो भूल गए खुद भी कि थाना कल्चर के बारे में भी मैंने बहुत सारे बयान जारी किए थे और उस पर भी मैंने काम करना था। तो आप यकीनन इस तरह की टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन या इनोवेशन आप ज़रूर लाएं, और अगर उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि शहरियों को या बिलखसूस ख़वातीन को आपने फैसिलिटेट करना है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो ये बहुत वेल एंड गुड एक स्टेप है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उस पुलिसमैन की वो माइंडसेट को भी तब्दील करना होगा जिसकी आप ड्यूटी लगाएंगे, जिसको आप असाइन करेंगे। ही सुमरू साहब माइंडसेट की है। तो आप देखिए ख़वातीन को प्रोटेक्शन फराहम करने के हवाले से बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, ज़ाब्ते मौजूद हैं, हत्ता के वर्क प्लेस हरासमेंट के कवानीन भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, वहाँ पर भी कवानीन का इतलाक़ होता है। शहरी है, मोहल्ला है, इलाका है, टाउन है, जो मर्जी जगह है, ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए कानूनी और आइनी हवाले से तमाम शिकें चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो पुलिस का काम होता है, और पुलिस हमें हमेशा फेलियर की तरफ लेकर जाती है और हमें हमेशा फेल नज़र आती है बहुत सारे केसेस के अंदर। देखिए 15 के ऊपर कॉल करने के बाद आपको रिस्पांस आता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उस रिस्पांस टाइम कितना है, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पांस के बाद उस शहरी को रिलीफ मिला या नहीं मिला। बस औकात ऐसा भी होता है कि आपने काउंटर सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसने कंप्लेंट किया उसको काउंटर चेक एक इंडिपेंडेंट सेल था कि आपको रिस्पॉन्ड हुआ या नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो ख़वातीन अगर कंप्लेन करती हैं पुलिस को इस मोबाइल ऐप के ज़रिए से या 15 कॉल के ऊपर, उस पर पुलिस कितना रिस्पॉन्सिव है, असल वो मैयर करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप ख़वातीन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और ख़वातीन ये मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड भी करें, उसको इंस्टॉल भी करें और इसको चेक भी करें। और हम ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रही थी बहुत सारी ख़वातीन को मैं मोटर बाइक चलाते हुए देखती हूँ, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि वो ख़वातीन जो कि खुद अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, अपने काम कर रही हैं, उनकी हिफाजत के लिए चीज़ें होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि ख़वातीन को हिफाजत या प्रोटेक्शन देने के लिए आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बिल्कुल। अब मामला सिर्फ यह है कि जहां पर उस कानून की खिलाफ वर्जी होती है या उसकी वायलेशन की जाती है
तो उस पर मुतलका महकमा कितनी देर में रिस्पॉन्स करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी के फुकरू साहब, जरिए इस से ऐप की डिटेल्स जरूर हम अपने आने वाले शो में डिस्कस करेंगे, अपने नाजरीन को भी बताएंगे, ताकि इस तरह की एप्लीकेशंस को जब मुतारिफ कराया जाता है तो उसके रिजल्ट्स भी उस तरह से हासिल हो। तो जरूर हम मुतल्लिका हुकाम को मदऊ भी करेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शो में हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली और अभी एक मैसेज भी आप तक पहुंचाना है रिसेंट सिचुएशन को भी लेकर। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। किस कदर अहमियत है हाथ धोने की, कोरोना के इस सिनेरियो में आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। लेकिन हाथ धोना सफाई की अलामत तो है ही, सफाई निस्फ ईमान है, ये हम सभी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी आदत बना लें कि हमने बार बार कोई भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने पीने से पहले, घर अगर आप जा रहे हैं सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है और आप सेहतमंद रह सकते हैं। वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर मैसेज सिर्फ यही है कि अगर आप साफ सुथरा रहना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो अपनी एक हैबिट डेवलप कर लें कि आपने बार बार बाहर कहीं से आए, घरों को जब आप जाएं, घर से कहीं जा रहे हैं, एहतियात के तौर पर आपने हाथ जरूर वॉश करने हैं। ऑल्टरनेट आपके पास सैनिटाइजर की ऑप्शन होती है। अगर कहीं आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पानी अवेलेबल नहीं है, हैंड वॉश के लिए आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सैनिटाइजर के ऑप्शन है। जरूर हाथ धोने को अपनी आदत बना लें ताकि आप बीमारियों से, कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। जी तो नाज़रीन, वर्ल्ड हैंड वॉश डे पे मैसेज एक आप तक पहुंचाना था और मकसद इसका यही था कि एक सफाई की हैबिट जो है उसको हम डेवलप कर सकें और आप तक मैसेज पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। जी हमारे पास आज पहला मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A70। प्राइस इसकी है 59,999 रुपीज। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 आप खरीद सकते हैं 89,999 रुपीज में। नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी S9 और ये आप खरीद सकते हैं 91,000 में। नेक्स्ट मोबाइल फोन हमारे पास कौन सा है जी? सैमसंग गैलेक्सी A80 और इसकी कीमत कुछ ज्यादा है, 1,14,999 रुपए। कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा है। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान लिए और अब जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में फारान यामीन मौजूद हैं। फारान बताइएगा, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल, सरकारी और ओपन मार्केट में जो सब्जियों का रेट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि आज भी जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद जो ओपन मार्केट है उसमें नहीं हो सका है। आलू का जो सरकारी रेट है 75 रुपये दाम ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 60 रुपये की बजाय 85 रुपये। जबकि जो टमाटर का सरकारी रेट है आज भी 115 रुपये फ़ी किलो दाम ओपन मार्केट में 140, 150, 160 रुपये तक ये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो लहसुन का रेट है वो 250 रुपये ओपन मार्केट में ये 260 से 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 415 रुपये फ़ी किलो की बजाय 600 रुपये फ़ी किलो तक ये चाइना का अदरक है जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो खीरा है 62 रुपये की बजाय 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेले का जो सरकारी रेट है वो 78 रुपये फ़ी किलो है, ताहम जो ओपन मार्केट में वो 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो शिमला मिर्च है उसका जो सरकारी रेट है वो 240 रुपये आज जारी किया गया, ताहम ओपन मार्केट में ये 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अरवी 104 के बजाय 110 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि जो मटर का सरकारी रेट है वो 230 रुपये दाम ओपन मार्केट में ये 250 से 270 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह देसी टिंडे का जो सरकारी रेट है 104 है और ओपन मार्केट में 160 की बजाय 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो सब्ज़ मिर्च है उसका सरकारी रेट 150 रुपये, ताहम हम ये 180 से 200 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो मंडी का रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसी हिसाब से वो अपने अखराजात डाल के सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं और जो रेट सरकारी तौर पर जारी किया जाता है वो गैर हकीकी रेट होता है और जो रेट बनाया जाता है वो उस हिसाब से नहीं बनाया जाता जिस हिसाब से बोली हो रही होती है। जिस वक्त तक दुकानदारों का कहना है कि सरकारी तौर पर जो रेट लिस्ट है
उसके हिसाब से जो बोली लगती है वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उस वक्त तक जो सरकारी निर्खनाम है उसके ऊपर ओपन मार्केट में सब्जियां फरोख्त नहीं हो सकेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फरहान मौजूद थे, सब्जियों की उन्होंने कीमतें हमें बताई। मीट रेट्स क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 450 रुपीज़ में, और बीफ मेंसा आपको मिलेगा 850 रुपीज़ पर केजी। मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1350 रुपये में, और मटन मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है जी 1650 रुपये में। चिकन रेट गवर्नमेंट के मुताबिक जो है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 174 रुपये किलो में मार्केट में अवेलेबल है, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 252 रुपये में। जी तो नाज़रीन, एग रेट्स क्या हैं? रिटेल प्राइस 162 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो 160 रुपीज़ 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो 1 रुपये इजाफे के साथ 161 रुपये दर्जन में यहाँ पर अंडे अवेलेबल हैं। जी तो नाज़रीन, सब्जियों के रेट, मीट रेट्स आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं जी? ब्रांड है हमारे पास वर्दा प्रिंट्स, अप टू 50% ऑफ है। यहाँ पर आप जाके जबरदस्त प्रिंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, निशात लीलन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स आपने जान ली। कार4 पे प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ये आपको हम बताएंगे जी। सबसे पहले है हमारे पास पॉल्मर्स शैम्पू 400 इसका ml पैक है, और इसकी प्राइस है जी 1019 रुपये। 869 रुपीज़ में आप खरीद सकेंगे, 150 रुपीज़ आपके बच सकते हैं। ऑडियोनिक स्पीकर है और इसकी प्राइस है जी 4500 रुपये। प्रमोशन पर 3500, पूरे 1000 रुपये आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन तो आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और जान लेते हैं माल का हाल क्या है। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कोरोना केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। कल की अपडेट्स आप तक पहुंचाई, जिसके बाद बारहा एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से की जा रही थी कि एहतियात के अलावा इसका और कोई हल नहीं है। अभी अपडेट आप तक पहुंचाई जिसके मुताबिक 4 अमवात शहर में कोरोना से हुई हैं और केसेस भी कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एहतियात इसका वाहिद एक हल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि एक स्पेल इसका गुजर चुका है। एक लहर जो कि इंतहाई खौफनाक थी गुजर चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। अब वो लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, अपने घरों में आइसोलेशन अगर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर वो अमल कर सकते हैं, किस तरह से अपना ख्याल घर में वो रख
रख सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि मुख्तलिफ कयासराइयाँ भी कर रहे हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं कि क्योंकि मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है तो कोरोना एक बार फिर से आएगा। अब इन सब चीज़ों में कितनी सदाकत है, इसको मौसम के साथ एसोसिएट करना ठीक है या नहीं, असल हकीकत क्या है, ये हम जानेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे एक मैसेज आप तक पहुंचा सकें कि आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूंगी, डॉक्टर इरफान मलिक एसोसिएट प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजी और साथ ही साथ फोकल पर्सन कोरोना लाहौर जनरल हॉस्पिटल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहेंगे? सभी को पता था, बार बार कहा जा रहा था कि दूसरी लहर आएगी और मजीद खौफनाक भी हो सकती है। जी बिस्मिल्लाह। एक तो थैंक यू सिटी फॉर टू, आपने टाइम पे प्रोग्राम किया। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट शो जो कि कम्प्रिहेंसिव इस पे बात कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि सेकंड वेव आएगी। और अक्सर मैं ये पहले भी कहता रहा था कि थोड़ा प्रीलिमिनरी हमने अनाउंसमेंट कर दी है कि शायद हमने इसको डिफीट कर दिया है, क्योंकि ये डिज़ीज़ जो है इसका कोई बिहेवियर इस तरह का था कि एटलीस्ट ये 1 ईयर परसिस्ट करेगी। इन बिटवीन ये अपनी वेव फॉर्म दिखाएगी, किसी में जल्दी और किसी में लेट आ जाएगी। तो जो अभी पिछला हम मुहर्रम के बाद से जो सिनेरियो देख रहे हैं वो एक स्टडीली स्लोली बट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं है कि जो हमें एक वेव या सर्ज की फॉर्म में नज़र आए, लेकिन डेफिनेटिवली क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग भी होती है जनरल हॉस्पिटल में, तो एक टाइम ऐसा था कि जब हमारी टेस्टिंग का जो रिज़ल्ट था वो 300 में से सिर्फ 1 या 2 पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब जो रिज़ल्ट है उसमें वो पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो 2.37% से ज़्यादा होगी, विच इज़ सिग्निफिकेंटली नो। सो डेफिनेटली सर्च तो है अभी और स्टडीली इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हमने एहतियात ना की, अभी अपडेट जो हमने पहुंचाई है 96 केसेस, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा खौफनाक फिगर है। अब आप कल अगर देखें तो इससे खुदा ना खास्ता डबल भी हो सकता है, क्योंकि वायरस की शिद्दत इंटेंसिटी और अगर आप इसको वीकली देखें ना तो ये यही मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज है। अब डिप नहीं आ रहा कहीं पे कि नीचे आ रहा है, सो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। सो ये हमें अभी से इस पे गौर करना है कि ऐसा हो रहा है और इसके पीछे क्या वजूहत है, हमें अब क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पे प्रोग्राम भी करें और अवेयरनेस दोबारा उस तरह स्टार्ट करें। और उसमें मीडिया का बहुत रोल है, आप लोगों ने बहुत साइलेंटली इसके साथ फाइट की है कि हर चैनल मैंने देखा कि बार बार वो SOPs की बात करते रहे। वो और बात है कि हम लोगों ने इसको उस तरह फॉलो नहीं किया, मैं पब्लिक की बात करूं, लेकिन इस पे बार बार डिस्कशन होती रही है। सो ये टाइम है कि हम इसको दोबारा इस थॉट को दोबारा स्टार्ट करें। सही डॉक्टर साहब, कुछ मौसम की तब्दीली वाले जो लोग कयास सराइयाँ कर रहे हैं उससे स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार फिर से सर्दी शुरू होगी, मौसम तब्दील होगा तो कोरोना की लहर शदीद हो जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि वेदर का इस पर इफेक्ट क्या है। इस पर जब स्टडी शुरू में आई तो हमें बताया गया कि एक ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा हो और अगर आपका टेम्परेचर 28 से ज़्यादा हो तो इसका सर्वाइवल टाइम जो सरफेस एरिया पे है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाएगा। और हमने ऐसा देखा जब ह्यूमिडिटी थी तो इसका सर्वाइवल टाइम जब ड्रॉप करेगा तो इन्फेक्टिविटी यानी ट्रांसमिशन दूसरे लोगों में होना भी कम हो जाएगी। अगर जहाँ पे वो पहले 48 घंटे रहता था और अब इतनी ह्यूमिडिटी या इतनी हीट हो गई है तो यहाँ पे इसका सर्वाइवल टाइम है अगर 1 घंटा आधा घंटा हो गया तो आपसे कंटेक्ट होने के जो चांसेस थे वो कम हो गए थे। जब वेदर चेंज होगा और टेम्परेचर लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और ह्यूमिडिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी तो कोई भी वायरस, ये स्पेसिफिकली कोरोना रिलेटेड बात नहीं कर रहा, कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस है उसके लिए ये आइडियल टेम्परेचर होता है। और यही प्रॉब्लम अब हम आगे फेस करेंगे क्योंकि ये टाइम है अब आपका फ्लू वायरस का, उसने भी एक्टिविटी इसी सीजन में होना होता है। और फ्लू और कोरोना में स्पेसिफिकली डिमार्केशन करना जी बिल्कुल अब सीजन की तब्दीली से, क्योंकि बहुत सारे लोग फिलहाल एयर कंडीशन में अभी भी सो रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अभी इससे बाहर आ रहे हैं, तो ये मौसम की तब्दीली वाले असरात भी अब ये जो फ्लू है और जब वो फ्लू भी नमूनिया की पिक्चर फॉर्म में आता है या कोविड भी आता है तो उनमें डिमार्केशन करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये दो फैक्टर हैं कि कोरोना को भी जो वेदर है वो भी फैसिलिटेट करेगा ग्रो करने के लिए और फ्लू तो ऑलरेडी है और जिसको फ्लू है उसकी इंटरनल जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज होगी, उस पर कोरोना की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। सही डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा जो ऑलरेडी पहले कोरोना के एक लहर में कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं मरीज, अब कुछ लोग तो ये चीज़ें बड़ी मुज़हका के मैंने बहुत लोगों को खौफजदा भी देखा है, बहुत लोग इस तरह के डिस्कशन भी करेंगे यार हमें हो गया अब हमें किसी तरह का खौफ व खतरा नहीं है, ऐसा है वाकई? देखिए, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, हम अपने प्रैक्टिस में भी या हमसे जो भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक दफ़ा कोरोना हो गया है कि मैं इम्यून हो गया हूँ, ये अभी अनआंसर्ड रहेगा। यस, एक चीज़ हम गौर से देखें, इतने लोग मिलियंस में लोग रिकवर कर गए हैं, क्या मिलियन में रिकरेंस हुई है? तो ऐसा नहीं है।
एक दिन पहले एक आर्टिकल आया, ओनली 4 केसेस ऑफ रीएक्टिवेशंस आर देयर, जस्ट 4 केसेस मिलियंस में से। जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब फरीद जफर साहब ने वहाँ पे फैसिलिटी दी थी कि हमने IgG लेवल किया, हम एक स्टडी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो भी पब्लिश होगी। तो हमारे वो डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर जो कि पॉजिटिव आए थे, उनमें हमने IgG को 1 मंथ के बाद फॉलो करना शुरू किया। सही। तो हमारी कम्युनिटी का जो बिहेवियर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। हमारे जो IgG लेवल थे वो सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड थे, और अब 4 मंथ्स हो गए, अभी भी वो एलिवेटेड हैं। एक स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई है, वो ये कहती है कि 5 to 7 मंथ तक ये परसिस्ट करेगी। लेकिन ये टाइमलाइन क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अभी ये डिजीज चल रही है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि जी 7 मंथ ही एंड टाइम है, हो सकता है कि ये 1 ईयर हो जाए, हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी में ये ज़्यादा परसिस्ट करे। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ह रही इस पूरे पैंडेमिक में कि बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान पब्लिक इज टोटली डिफरेंट। हम जो हम बाहर सुन रहे थे या देख रहे थे, हमारा रिस्पांस उससे डिफरेंट आया। तो IgG जो कि हमारा पैरामीटर है इम्यूनिटी डिटेक्ट करने का, अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है 400 पेशेंट हैं, कम है, वो रिजल्ट होपफुल है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा है और ज़्यादा परसिस्टेंटली वो एलिवेटेड है। सही। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अब ज़्यादा एहतियात सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी है जिनको पहले कोरोना नहीं हुआ, या उन लोगों को भी एहतियात करनी है जो एक दफ़ा, बहुत सारे लोग तो इसको लेके सीरियस भी हैं, एक्चुअली परेशान भी हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, जिस तरह बॉडी पेन और जिन हालात से वो गुजरे, अच्छी चीज़ है, आपको सेंसिबल होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं एक्चुअली इन चीज़ों का मजाक में लेके जा रहे हैं। नहीं देखिए, दोनों को एहतियात करनी। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है, बज़ाहिर थ्योरेटिकल हमें ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला जैसे रिस्पांसिबिलिटी है, बिहेवियर है, और इसमें ये कोई वो नहीं होता कि आपने शोखी मानी कि मैंने तो हो गया आते हैं, दोबारा हो नहीं सकता, और मतलब आप आगे बिहेव करें। और होता ये कि 80 to 90% लोग वो हैं जो ऑटो रिकवर्ड हैं। और अब इस वक्त तो वो मैं आपको बताऊं, बड़े मतलब शोखी वगैरह बना रहे होते हैं। जब हमने देखा उनको, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें हो गया, अब आपको, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक सिंगल पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसको कोरोना हुआ और वो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टॉर्टेड ना हो। उस वक्त इनके जो हालात थे, अगर आप उनको देखें तो वो एनवायरनमेंट पूरा ऐसा बन चुका ऐसा हो चुका था, तो इनको वो रियलाइज करना चाहिए। और एक डेथ भी हमारी इररिस्पांसिबिलिटी की वजह से हो जाती है, तो हम इक्वली रिस्पांसिबल हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उनको एम्बेसडर बनना चाहिए और वो बताएं कि ये वाकई डिजीज एग्जिस्ट करती है और ये प्रिवेंटिव मेजर है, ये करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और दोनों को एहतियात करनी है। ये जो प्रिवेंटिव मेजर है, ये आप भूल जाएं कि एटलीस्ट 1 ईयर तक आप लोगों को ये साथ लेके चलना है। चाहे आप ये फ़ोन के साथ आपकी आवाज़ आ रही हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिफीट कर लिया, नॉट एट ऑल, ये आपके साथ चलनी है। अब इसने अगला बिहेवियर क्या साल बाद करना है, इसकी प्रेडिक्शन इस वक्त करना है। डॉक्टर साहब आपने प्रिवेंशन की बात की है, बहुत सारे लोग खुद साख्ता दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनका कोरोना है नहीं है, बुखार नज़ला ज़ुकाम जो सिम्टम्स हैं उस पर आप बजाय इसके कि टेस्ट कराएं, आप खुद साख्ता जो है डॉक्टर की हिदायत के बगैर ही अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दें। कैसे देखते हैं इस बिहेवियर को आप? बहुत बहुत डिफरेंट, मतलब मैंने जो देखा सारा इस 6 मंथ में, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट केसेस को देखते रहे हम। अजीथ्रोमाइसिन नाम आया तो वो ऐसे मार्केट से आउट हो गए, पता ही नहीं है। SCQ का नाम आया तो वो लापता हो गए। एक वो पेट के बच्चों के पेट के कीड़ों की मेडिसिन थी, एवरमेक्टिन उसका नाम था, वो हो गई है। दिस वाज नॉट राइट, ठीक है। उस वक्त मैं समझता हूँ एज अ मेडिकल कम्युनिटी हम भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कोई बात क्लियर करते हुए, लेकिन अब ये क्लियर है कि जो लोगों में डिजीज माइल्ड है उसमें किसी चीज़ का कोई सिग्निफिकेंट, मैं एंटीबायोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। यस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपने एंटी एलर्जी ले लिया, आपने कावा ले लिया, आपने फ्रूट्स ले लिए, वो आपके इम्यूनिटी बूस्टर जरूर है, वो आपको लेने चाहिए एंड आपको रेस्ट करना चाहिए। ये इसका प्रिवेंटिव है माइल्ड केस में। हाँ जी, अब अच्छी बात ये है कि अब हमारे पास वो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो UK या USA में है। अब एंटीवायरल भी आ चुकी है, उसकी प्राइस भी कॉस्ट है, तो वो डॉक्टर स्टेज के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर देता है कि ये मॉडरेट है तो ये दे, और हमारे पेशेंट अच्छे रिस्पांस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रीटमेंट को जिसको UK USA में वो रिस्पांस नहीं आता। सो अगर हम टाइमली अपने डॉक्टर से रजू करें कि ये साइन मेरे में आ गया कि मेरी चेस्ट में टाइटनेस बहुत ज़्यादा फील हो गई है, मैं बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मैं बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस अलामत को सीरियस लेके आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। वरना मोस्टली केसेज अगर रेस्ट करें, डाइट अच्छी करें, बैलेंस डाइट करें तो उसी से रिकवर कर जाते हैं। और एक अहम चीज़ जो मुझे अभी ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कस करनी है, वो लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन, अपने आप को घर में आइसोलेट कर रहे हैं, उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि रिकवर हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहे हैं, अपनी अद्वियात बताते रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनको देख के वो चीज़ें फॉलो भी करते रहे हैं। तो इससे बचना है, हमें अपने आप को खुद देखना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि डायबिटीज़ का शिकार हैं,
हाई ब्लड प्रेशर है, आप वो अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। जी तो नाज़रीन प्लीज़ एहतियात कीजिए, एहतियाती इसका वाहिद हल है। आप देख रहे हैं केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इन तमाम तर सूरत हाल से अपडेट रखने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर इरफान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही अहम चीज़ है जिस पे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स जिन्होंने घर में खुद को आइसोलेट किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, मेडिसिन दिखाई, क्या क्या उन्होंने मेडिसिन ली थी। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग को मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एक रवैया ये है कि हमने देखा किसी ने ये मेडिसिन ली है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में बात भी कर रहा था, तो हमें लगता है कि वो इन मेडिसिन की वजह से रिकवर हुआ है। जो घर में अपने आप को आइसोलेट करें, किस तरह से उनको अपनी एहतियात करनी है? देखिए, मैं पहले भी बात कर रहा था कि शुरू में क्योंकि एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज्ड, तो शायद उस वक्त तक ये बातें करना इसमें मैं इसको बुरा नहीं समझता था। लेकिन अब चीज़ें मेडिकल इतनी एडवांस हो गई हैं, इतने एविडेंस हमारे पास आ गए, इतने लिटरेचर कोरोना पे आ गए हैं। आपको मैं बताऊँ, एक टाइम ऐसा था कि हर जर्नल आर्टिकल भी पब्लिश कर रहा था जिसकी वैलिडिटी थी या नहीं थी, लेकिन अब स्क्रूटनाइज भी हो रहे हैं। सो चीज़ें बदल गई हैं। ये जो शेयर करने का कंसेप्ट है ना, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर और स्पेसिफिकली वो डॉक्टर जिसका एक्सपर्ट है कोरोना का, उसी को ही राय देनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे भी थे, मैंने बहुत से सर्जन के भी नुस्खे देखे हुए हैं कि जो कोरोना की मैनेजमेंट कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मेजॉरिटी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एजिथ्रोमाइसिन, कोई एचसीक्यू ड्रग्स, कोई इस किस्म के ड्रग का रोल नहीं है। सिर्फ एनर्जी बूस्टर इन द सेंस ऑफ फ्रूट्स वो लें, जूसेस का इस्तेमाल करें, अपने आप को मोबाइल रखें, वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो लोग जिनमें सांस का अमल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो कि उनको घुटन महसूस होती है और मरीज़ आपको नज़र आता है कि आप उससे बात करते हैं तो वो बात भी कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको खांसी शुरू हो जाती है। ये वो लोग हैं जो ज़रा एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। हाँ, अगर इन लोगों में बुखार परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है जो हमने अपने मरीजों में ऑब्जर्व की कि कॉन्स्टेंटली 101 से ऊपर बुखार रह रहा है, तो ये लोग यूजली एडवांस डिजीज़ की तरफ जाते हैं। सही। मोस्टली लोग जिनको 100 तक बुखार रहता है, जिनको लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है, वो यूजुअली इतनी एडवांस डिजीज़ में नहीं जाते। इसकी डिफरेंट टाइप्स भी अब आ चुकी हैं। सो आपको हर मरीज़ को उसके बिहेवियर के मुताबिक ही ट्रीट किया जाता है। हर ड्रग हर मरीज़ पे इफेक्ट नहीं करती कोरोना। यानी आप किसी का एक्सपीरियंस देख के खुद वो मेडिसिन नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त कम है, बच्चों के लिए कितनी एहतियात ज़रूरी है? क्योंकि एक इम्पैक्ट ये था कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होता, हमने मुख्तलिफ स्कूल्स में केसेस भी देखे, तो मुझे बताएगा बच्चों को कितनी एहतियात? देखिए, एहतियात सबको ज़रूरी है। बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने देखी है कुछ फैमिलीज ऐसी जिसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर इन्फेक्टेड हुए हैं। उसकी वजह जब मैंने इंटेरोगेट की है तो वो यही है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो बच्चों से ये कैरियर के तौर पे उनमें ट्रांसफर हुआ। सो बच्चे कैरियर होंगे। बच्चे सेवेरिटी में हम समझते हैं कि वो उतना आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो कैरियर होंगे और उन लोगों को डिजीज काज करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके घर का मेंबर होते हैं। सो ये एहतियात आपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि स्कूल में वो जो मास्क का जो एटीट्यूड है बच्चों में, उसको फोकस नहीं किया जा रहा। मेरी बेटी भी क्योंकि है तो वो मुझे बताती, मैं उससे पूछता हूँ कि जी क्या रहा, तो वो मास्क जो है वो नीचे भी हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड हाइजीन, ये तीन चीजें ही हैं। इसको आपने अब अपने कल्चर का पार्ट बनाना है और बच्चों को स्पेसिफिकली बनाना है। आप आते हैं स्टेज से आते हैं, वो आप साथ जो रेलिंग उस पर हैंड लगा रहे हैं उसी को आप टच कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी एहतियात करनी है और बार बार वही 3 एहतियाती तदाबीर जिनका हर कोई जिक्र कर रहा है। दोबारा से आपको इसको खत्म ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा प्लीज इस पर जरूर ध्यान दीजिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी महफूज रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की हमने बात की जिसमें हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, आपको एहतियात करनी है। ये एहतियात किस तरह से हो सकती है जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, एहसास जिम्मेदारी आपके अंदर हो। ये अब एहसास जिम्मेदारी है क्या? क्यों हम ये कहते हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए? ये कितना ज़रूरी है? बच्चों में ये क्यों होना चाहिए? किस एज से आपको छोटी छोटी चीज़ों को रियलाइज़ करना है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है? क्योंकि ये वो चीज़ है, अगर आप इसको टाइमली समझ लेंगे तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त नताइज लेकर आएगी। एक ऐसी ही मिसाल बहुत ही छोटी एज में अपनी जिम्मेदारियों का जिन्होंने एहसास किया, अपना नाम बनाया,
लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक वो जो तरीका होता है वो समझा, और अपनी बात में वजन किस तरह से लेकर आया जाता है वो समझा। हमारे पास ऐसी एक शानदार मिसाल मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं अब्दुल्ला समी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपका? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा, इतनी यंग एज में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, मतलब ये कैसे कर लिया आपने? मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी जब मैं ऑलमोस्ट 14 इयर्स का था। अच्छा। और मैंने फर्स्ट वीडियो 2017 में बनाई थी। बिल्कुल बेसिक आम सी वीडियोस, कहीं से 2-3 जुमले पकड़े और वही वीडियो में बोल दिए। वो वीडियोस बनाना शुरू की थी तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम टेम्पो बनता गया और लोग कहते गए कि आप इसी फील्ड को ही ज्वाइन करें और मोटिवेशनल स्पीकर एज अ वर्क किस करें। तरह की वीडियो आपने बनाना शुरू की? कंटेंट क्योंकि कहते हैं बहुत मैटर करता है, उसमें कोई मैसेज होना चाहिए, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो क्लिक कर जाए। आइडिया क्या था आपका? मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वाज ऑन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और मैं मानता हूँ जो मैंने तब बोला था मैं उससे अभी एग्री नहीं करता। मतलब वो इतना एक्यूरेट टू द पॉइंट नहीं था। ऑब्वियसली टाइम के साथ आपको बहुत चीजें मैच्योरिटी नहीं थी, बट वो विद टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं किस तरह से अपनी बात में वजन लेकर आया जा सकता है? आपने कहा कि आपने जिस तरह से स्टार्ट किया बहुत सारी चीजें सीखी, क्या कोई इंस्पिरेशन भी थी? इंस्पिरेशन हमेशा से थी। इस फील्ड में आने के लिए मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि वो खुद भी टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं, तो मैं हमेशा से उन्हीं को देखता रहा बचपन से और सेम चीज़ कॉपी करता रहा। बट जो मेन इंस्पिरेशन रही है और अभी तक है वो यही है कि जो कायदे आज़म ने एक मिशन दिया था लोगों को, यंगस्टर्स को, उसी को कैरी करना है और सेम चीज़ जो आज के जवान उनमें पैदा करने के, बस उनको ये पता हो कि यार मैं 10 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ या मैं 25 साल का हूँ, मैंने अपने मुल्क को सर्व करना है हर एज के अंदर। क्योंकि मैं एक चीज़ फील करता हूँ और वो यही हमेशा से रही है। मैंने स्कूल छोड़ दिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, ठीक है, और उसके बाद होम स्कूलिंग की, घर में पढ़ा 2 घंटे। हुआ क्या कि उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और इस टाइम मैं 2 कंपनीज को ओन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ स्कूल के साथ साथ इसको भी समझें कि हमने अपने मुल्क को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है, लोगों को जॉब्स देके उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है। ये वो एहसास जिम्मेदारी है जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की। ना सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए एहसास जिम्मेदारी, बल्कि आपने अपनी कौम के लिए कैसे सर्व करना है ये भी सोचा, अपनी तालीम को कैसे लेके चलना है ये भी सोचा। ये इतनी सारी चीजें कैसे एक साथ मैनेज की? मैनेज करना बहुत इजी है। मैं समझता हूँ मैंने अपने कमरे में ना एक वाइट कलर का बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें मैं फिर चीज़ें लिख लेता हूँ कि यार दीज आर द थिंग्स जो मैंने आज करनी। सुबह उठ के वो लिख ली, अब वो पूरा दिन उसको देखते हुए वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, अक्सर ऐसे होता है कि भाई इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं और आते ही कोई प्रोग्राम है या आते ही कोई चीज़ है, तो वो समटाइम्स वो थोड़ा सा थकन भी होती है। बट जब एक आप बड़ा गोल रख लेते हो तो फिर मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें नहीं रोकती, थकाती नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका फोकस किस पॉइंट पर होता है जब कभी भी आप कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई स्पीच, कोई बात, वीडियोस आपने कहा बनाते हैं, मेन फोकस हमेशा किस चीज पर होता है? मेरा मेन फोकस हमेशा बिजनेस पर होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ सारी बातें खोखली हैं अगर आपका किचन नहीं चल रहा तो, ठीक है। अगर आप मेन अर्निंग नहीं कर रहे, जैसे मेरी अगर ज़रूरी आते हैं एग्जांपल 50,000 अ मंथ, ठीक है, तो अगर मैं 60 से 70 नहीं कमा रहा फर्स्ट इनकम में, तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आई बिलीव कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है आपकी बात में, आपके चलने में, अगर आपका किचन पूरा नहीं हो रहा। तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि सबसे पहले फर्स्ट इनकम करें अपने स्कूल और कॉलेजेस के डेज में, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी अर्निंग करें, एसेट्स बिल्डिंग करें और बिजनेस में आए। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? माशाल्लाह आप इतनी कामयाबी से सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चे जो कि प्लान करते हैं चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। मुझे ये बताएं, हमने स्टार्ट की थी कि आपको बात जिम्मेदारी अपनी समझनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तदारुक आपको कब होता है, कैसे होता है, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको क्लिक करती हैं? छोटी छोटी चीज़ें ना, हम कहते हैं जी आप कोरोना के लिए अपनी एहतियात करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं ना, आपने इन जिम्मेदारियों को कब समझना शुरू किया? क्या क्या वो चीज़ें थी जो आपने अपनाना शुरू की? अच्छा, ऐसा है कि व्हेन आई वाज 13.5, अभी मेरी उम्र 16.5, अराउंड 3 इयर्स बैक मेरे साथ हुआ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मेरा जो माइंडसेट था वो ये था कि मैं बस ज़्यादा चीज़ें खाई जाऊँ और लाइक चॉकलेट्स वगैरह। तो मैं अक्सर बिल जो था शॉप के अंदर वो 9 से 10 हज़ार अ मंथ बना देता था, ठीक है, जो एडवांस में आप चीज़ें खाते हो ना। तो फिर पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़, ठीक है। आपको मना नहीं कर रहे कि हम आप चीज़ें खाओ, बट आपको एक बैलेंस के साथ अपनी हेल्थ को और सब चीज़ों को लेकर चलना होता है। उस टाइम पर मुझे फील हुआ
कि यार मैं अगर अभी स्कूल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा, यूनिवर्सिटी जाऊँगा, उसकी फीसेस बढ़ती जाएंगी, विद टाइम पेरेंट्स पर एक बर्डन भी बढ़ता जाएगा। मैं 25 साल तक डिग्री कंप्लीट करूँगा और उसके बाद फिर एक ब्लैंक होऊंगा कि यार मैंने आगे किस फील्ड में जाना है या आगे किस कंपनी को ज्वाइन करना है। तो उससे कहीं बेहतर है कि मैं अभी से कुछ ना कुछ बेसिक स्टार्ट कर दूं, ठीक है। उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज करके कुछ अर्न कर लूंगा उसमें से, ठीक है। लेकिन वो विद टाइम मोनेटाइजेशन वाला मामला तो खैर नहीं किया मैंने, बट मुझे उससे एक ये ज़रूर शऊर मिल गया लोगों से मिल के कि असल इनकम बिजनेस में ही है, ठीक है। जब मैं 14.5 का था तो फिर मैंने पहली बार एक कोर्स हमने किया था और जिसमें हमने बहुत माइनर सी 5,000 फीस रखी थी और उसमें 20 बच्चे थे। तो आप देख लेंगे 20 बच्चे तो तकरीबन 1 लाख प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऐसे वो छोटे छोटे कोर्सेज करके आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि सिर्फ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है अगर इनकम नहीं है, ठीक है। और अगर इनकम नहीं तो उसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। किसी हद तक यू हैव टू अर्न ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सको। अब मजे की बात, हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। अगर मैं कुछ ना भी कमाऊं या उनको कुछ ना भी दूं तो एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। बट वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है और आइंदा आने वाले वक्त के लिए खुद को प्रिपरेशन भी है कि आप हर मुश्किल वक्त के लिए पहले से तैयार हो, ठीक है। अब कोविड आया तो कितने सारे बिजनेस बंद हो गए, उसमें भी हमने उसी से एंजॉय किया। कोविड खत्म होते मैंने 3 टूर्स किए, ठीक है। इसका मतलब आई वाज अर्निंग फाइन, ठीक ठाक अर्न भी कर रहा था। तो ये होता है कि मैंने ये 13.5 में समझा और अल्हम्दुलिल्लाह 16.5 तक अपने 2 बिजनेस एस्टैब्लिश प्रॉपर कर लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़, मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब स्टूडेंट्स जो हैं जो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स जिन चीज़ों का वो ख्याल रखें कि वो अपनी स्टडी के साथ अपने बिजनेस को भी लेके चले। पेरेंट्स का कितना रोल था? मेरे पेरेंट्स का 100% रोल था। मैं बोलूँ तो मेरा 0 रोल है इसके अंदर थ्रू आउट, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसा कोई स्टैंड लेना भी चाहे, पेरेंट्स आपको कहते हैं भाई पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। देखिए ना मैं लीगल हूँ, बिजनेस मेरे नाम पे नहीं चल सकता, ठीक है। अभी आई एम अंडर 18, मैं सिर्फ एक इंटर्न अप्लाई कर सकता हूँ उसके अंदर। तो हर चीज़ पेरेंट्स की है, जितने भी लीगल काम है बाबा संभाल लेते हैं, ठीक है। व्हेनेवर आई गेट डिमोटिवेटेड मामा मुझे कब बकअप करती हैं, ठीक है। कभी भी ऐसे होता है कि मैं किसी एक चीज़ में स्टक हो जाऊँ तो ऑब्वियसली आई नीड गाइडेंस, वो मुझे पेरेंट्स से मिलेगी। या फिर मैं अपनी मिसालें मैंने देखी इसी फील्ड के अंदर 3-4 बच्चों की जो मुझसे भी ज़्यादा शायद सुपर टैलेंटेड हो, लेकिन उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कुछ देर वीडियोस बनाई, कुछ देर ट्राई किया। आपकी मोटिवेशन आपके पेरेंट्स 100% उन्हीं का रोल है। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं 0 होता। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो बोलना है, स्किल्स है, कम्युनिकेशन, ये भी होना एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं माशाल्लाह बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इनहैंस हो सकती हैं, आप कहीं पे कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बात कर सकते हैं? अच्छा, आई फील कॉन्फिडेंस में 3 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ जो बेसिक हैं। एक आपका नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता जाएगा आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स के टीचर को सारा नॉलेज मैथ्स के बारे में, तो वो मैथ्स पढ़ाते हुए कॉन्फिडेंट है। फिजिक्स की बुक दे देंगे तो उसको समझ कुछ नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो उसमें आती है वो आपका विद टाइम एक्सपीरियंस आता जाता है और उससे पहले प्रैक्टिस आती है। बल्कि अगर आप एक मैथ्स के टीचर की एग्जाम्पल दोबारा लें तो वो पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दोनों है, ठीक है। तो मेरी जो पहली स्पीच थी उसमें शायद 100 लोग थे और मेरी टांगें लिटरली ऐसे ऐसे कांप रही। मैं परेशान था कि यार 100 लोग हैं। उसके बाद लास्ट ईयर 20,000 लोगों के सामने मीनार पाकिस्तान में तकरीर की, उसमें बिल्कुल भी नहीं कांपा। तो वो विद टाइम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं बोलूँगा बेसिक से स्टार्ट करो, पहले कैमरा फियर ख़त्म करें और उससे पहले मिरर फियर खत्म करो, अपने सामने खड़े होकर बोलना सीखो। आहिस्ता 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 इस पूरे जर्नी में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि बस जो मैं चाहता था मैं वहां तक पहुंच चुका हूं, आगे तो मेहनत करनी है? माइलस्टोन्स होते हैं और मैं समझता हूं कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितना अल्लाह ताला ने अता कर दिया, ठीक है। अगर मैं मेहनत की बात करूं तो मैंने बहुत कम की है और अल्लाह ताला का करम बहुत ज़्यादा रहा है। बट एक इवेंट है जो मुझे आज तक याद है, जो शायद टर्निंग पॉइंट ही था। मैं उस इवेंट में ये सोच कर गया था, खैर वो मेरी इस फील्ड में आने के 2 साल बाद का इवेंट है। मैं सोच कर गया था कि मैं तो बहुत माहिर हूँ और मुझे तो सब कुछ आ गया। वो एक आता है ना बीच में पॉइंट आता है कि हाँ आप तो सब कुछ आ गया। तो मैं वो सोच कर चला गया और एक चीज़ ये हुई मेरे साथ के मिसहैप कह लें, वहाँ जाके मैं टोटल ब्लैंक हो गया। अराउंड 2,500 लोग थे सामने, मैं ब्लैंक हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैंने क्या बोलना है क्या करना है। बहरहाल उस इवेंट के बाद काफ़ी नेगेटिव फीडबैक एक मुझे मिला ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप जितने मर्जी माहिर बन जाओ, जिम्मेदारी आपकी फिर भी है कि आप पहले प्रिपेयर होकर जाओ, ठीक है।
तो वो एक टर्निंग पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि वो मुझे काफ़ी इफेक्ट करता है। और वहाँ से ही आपने सीख लिया कि अब आपको किस तरह से आगे चलना है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक, इसी तरह से आप कामयाबी समेटते रहें। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त अब्दुल्ला की मुझे बातें लगी। ये चीज़ें शेयर करने का मकसद क्या है कि आप भी तालीम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पेरेंट्स का बाजू बनने की, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स का साथ दें। एक पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचाना चाहा। आई होप कि ज़रूर आप इस पर अमल भी करेंगे और सोचेंगे भी। और फिर मैं एक आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कोरोना से एहतियात कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी आप इसी तरह से ख्याल रख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।